आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का साइंस का टर्म 2 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का। चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 का है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट है और इस टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड है। और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की कौन सी रिएक्शन होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और BaCl2 बेरियम क्लोराइड, तो हमारा रिजल्ट निकलता है सोडियम क्लोराइड और BaSO4। इसके अंदर जो सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है बेरियम से, तो इसको डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट बनाता है। और जो ये बेरियम सल्फेट है एक प्रेसिपिटेट बनता है। और प्रेसिपिटेट कौन सा होता है? जो इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसमें यही क्वेश्चन में पूछा गया, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या बच जाएगा? तो सॉलिड स्टेट में क्या बच जाएगा? हमारा बेरियम सल्फेट बच जाएगा। तो बी आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये चैप्टर नंबर 1 का है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन का कलर बताना है जब हम जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 30 मिनट्स के बाद ऑब्जर्व करेंगे उसको सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? तो हम रिएक्शन देखते हैं। जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। और जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ओके, तो जब जिंक ज्यादा कॉपर से रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ओके, इसके बाद जिंक सल्फेट जो है वो यहाँ पे कलरलेस निकल के आता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सही है, कलरलेस। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट इज, ये चैप्टर नंबर 2 का है। बेसिक सॉल्ट जो होता है हमें इस पे ध्यान देना है। बेसिक सॉल्ट में हमारा जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, और हमने ये भी पढ़ रखा है कि जहां पे जिस भी फॉर्मूले में OH लिखा होता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो ए पार्ट में और सी पार्ट में OH ये दोनों क्या है? बेस है। और हमसे पूछा क्या गया है? सॉल्ट पूछा गया है। तो ए और सी तो इसका आंसर है नहीं। बी में देखते हैं। बी जो होता है NaCl, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। हमने इसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ रखी है। एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। और बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है? जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो बेसिक सॉल्ट बनता है। ओके, तो हमारा डी जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 3 का है। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल X। जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एक मेटल X नाम का मेटल डाला, अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। जब हम बर्निंग मैच स्टिक लेके गए तो कलरलेस गैस निकली। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मेटल X। हमें देखना है कि वो X मेटल इन चारों में से कौन सा। तो हम पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं। X प्लस H2SO4, X क्या है हमारे पास? मेटल है। तो हमने इसका जनरल रिएक्शन पढ़ रखा है। मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो H2 को हमने साइड कर दिया और क्या बना दिया? सॉल्ट XSO4। ये X ने हाइड्रोजन को क्या करा है? डिस्प्लेस करा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है? जब X जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। तो इन चारों मेटल में से हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम है, क्योंकि सल्फर मेटल नहीं होता, कॉपर और सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सोडियम जो है हमारा वो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। इनमें से बताना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। इसके अंदर जो सोडियम है उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना स्टेबिलिटी बढ़ानी है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी बढ़ानी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन जो है वो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। तो यहाँ पे 2 सोडियम आने चाहिए ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक यहाँ से रिलीज करेगा, एक यहाँ से रिलीज करेगा और ऑक्सीजन को दोनों मिल जाएंगे। तो जहाँ पे 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन हो तो वही वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2O। तो 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन। तो ए में और डी में, यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। 2 सोडियम होने चाहिए, तो ए में और डी में 1 सोडियम है। ओके, तो ए और सी तो होगा नहीं। सी में 2 सोडियम है पर लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 दे रखे हैं, तो होना कितने चाहिए थे? 1 होना चाहिए था। तो सी भी गलत, आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, अब ये देखिए, इसको दूसरे मेथड से करते हैं। सोडियम की वैलेंसी हमें नीचे लिखनी है, जैसे फॉर्मूले बनाते थे ना, सोडियम की वैलेंसी नीचे लिखनी है +1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। उसे क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? Na2O। तो ए और सी जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 सोडियम है और सोडियम कितने होने चाहिए थे? 2 होने चाहिए थे। और सी भी गलत है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और हमारा बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 3 का है। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। हमें एलिमेंट का यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखना है जो वो बेसिक ऑक्साइड बनाता हो, और हमें ये पता है कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन लूज कब करते हैं, जब उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, जो सबसे बाहर की शेल होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हो, तो ये 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं। इसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, इसमें 7, इसमें 4 और इसमें 1। तो हमारा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 में से कौन से में, डी में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर सही है, क्योंकि यही सिर्फ एक मेटल है और ये मेटल है, तो ये क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो आंसर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 3 का है। एन एलिमेंट M हैज 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकंड शेल। इसमें ये समझो जो एलिमेंट M के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड शेल तक पहुंच पाए, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड शेल फुल्ली फिल्ड होंगी। और यही यहाँ पे ये भी लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स रीच अप टू थर्ड शेल मींस फर्स्ट एंड सेकंड शेल्स आर फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल K शेल होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड शेल L शेल होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और थर्ड शेल में क्या बोला है इन्होंने कि 50% है सेकंड शेल की, और सेकंड शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8। तो थर्ड शेल मतलब M शेल जो है 50% ऑफ सेकंड शेल, तो सेकंड शेल में कितने होते हैं हमारे 8, और इसका 50% मतलब आधे कितने हो गए 4। तो हमारा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका सम जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो 2 फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 4 कैसे आया, 50% ऑफ 8। तो 2 और 8 10, 10 और 4 14। तो हमारा सी जो है वो आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 का है। जनरली फूड इज ब्रोकन एंड अब्सॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। जो जनरली फूड जो होता है ब्रोकन और अब्सॉर्ब मतलब ब्रेक और अब्सॉर्ब जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। लेकिन इन चारों में से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आउटसाइड द बॉडी होती है दोनों चीजें। तो ये दोनों चीजें आउटसाइड द बॉडी कहां होती है, फंगी में होती है। अब इन चारों में से हमें देखना है कि फंगी कौन सा है। तो फंगी कौन सा है, अमीबा, अमीबा नहीं होता, मशरूम होता है। तो हमारा आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है चैप्टर नंबर 7 का है। रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स में ही लोकेटेड होते हैं। रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन पास आउट करना। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो टेस्ट कहां से पता चलता है, हमें जीभ से, टंग से पता चलता है। तो आंसर नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 8 से है। फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड। जो फार्मर है वो बनाना प्लांट्स को ग्रो करना चाह रहा है जो पहले से उसके खेत में थोड़े बहुत प्लांट्स हैं उनकी तरह। In which one of the following methods would you suggest for this purpose? ऐसा कौन सा मेथड है जिसको आप उनको सजेस्ट करोगे कि इस वाले मेथड से आप इसे ग्रो कर सकते हो। तो जो एक बनाना होता है वो हमारा एक सीडलेस फ्रूट होता है, और सीडलेस फ्रूट के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेथड होता है कौन सा वाला, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का लिखा है, क्वेश्चन पार्ट सी लिखा है, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है चैप्टर नंबर 7 से। हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय। जो प्लांट की हाइट होती है वो कहां से रेगुलेट की जाती है। हाइट जो होती है ग्रोथ हार्मोन पर डिपेंड होती है, और जो ग्रोथ हार्मोन होता है जीन के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है उस पर डिपेंड होता है। तो इन चारों में से आंसर हमारा सी सही है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम कोडेड बाय जीन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारा एंजाइम पर डिपेंड होता है जो जीन के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. A sportsman after a long break of his routine exercise suffered muscular cramps during a heavy exercise session. This happened due to उसको क्रैम्प आ गए। तो क्रैम्प हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रखा है। चैप्टर नंबर 6 में था कि ये जो क्रैम्प्स आते हैं कब आते हैं, जब हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है और लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन का है, लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक्टिक एसिड का बन रहा है, सी पार्ट में लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो सी पार्ट हमारा सही है। चैप्टर नंबर 6 में हमने एक चार्ट पढ़ा था, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, और पायरुवेट से जब हम लैक ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन मसल्स में देखते हैं तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाता है। तो यही वो वाला क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 13 में देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। ये चैप्टर नंबर 10 का है। कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये दो रेज गए यहाँ से और ये बिहाइंड द मिरर कॉन्वेक्स मिरर में बन गए। कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे इमेज कौन सी बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। ओके, तो बिहाइंड द मिरर देखो चारों पार्ट में बिहाइंड द मिरर का लिखा है, यहाँ पे तीनों में क्या लिखा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और फोर्थ पार्ट में बिहाइंड द मिरर लिखा है। तो बिहाइंड द मिरर वाली ऑप्शन हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When light enters the atmosphere, it strikes on extremely fine particle. जब लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में तो फाइन पार्टिकल से टकरा जाती है।
विच डिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये जो लाइट होती है हमारी डिफ्लेक्ट हो जाती है सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में। तो ये कौन से प्रोसेस से होता है, ये देखिए ये वाला प्रोसेस है। इंसिडेंट लाइट यहाँ से पार्टिकल्स पे कोलाइड करेगी, स्ट्राइक करेगी और ये चारों तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये डिफ्लेक्शन जो होता है, इस डिफ्लेक्शन को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं है, तो आंसर जो पार्ट सी है हमारा वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आंसर क्या होगा, सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये चैप्टर नंबर 15 से है। इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय यूएनईपी टू फ्रीज द प्रोजेक्शन ऑफ एक्स। एक्स का प्रोजेक्शन फ्रीज करना पड़ेगा, किसको बचाने के लिए, वाई को बचाने के लिए। और तो हमने डिप्लेशन किसका पढ़ा है, ओजोन लेयर का पढ़ा है, तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो एक्स को फ्रीज करना पड़ेगा हमें वाई के डिप्लेशन से बचाने के लिए। तो एक्स और वाई यहाँ पे रिफर्ड हेयर आर, तो जो वाई है हमारा वो क्या है, ओजोन है। तो सी पार्ट हमारा सही है, सीएफसी को फ्रीज करना पड़ेगा और ओजोन को बचाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर नंबर 15 से है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिलेट्स टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। यहाँ पे देखो बायो, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेट करता हो, तो ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। पार्ट ये हमारा सही है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक ये सारे असर्शन रीजन किए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, रस्टिंग ऑफ आयरन असर्शन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ये चैप्टर नंबर 1 से है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो उसका रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है नेचर के अंदर, तो ऐसा नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसके अंदर हीट रिलीज होती है, पर लेकिन वो हीट जो है वो इसलिए हमें फील नहीं हो पाती क्योंकि वो बहुत एक स्लो प्रोसेस होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, इसलिए वो हीट हमें फील नहीं हो पाती। तो जो असर्शन है वो हमारा गलत हो गया। इसके रिएक्शन में क्या लिखा है, इसके रिएक्शन में लिखा है द रिएक्शन इज स्लो, जो रिएक्शन होता है बहुत स्लो होता है। द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। यस ये सही है, अभी हमने इस वाले नीचे यही पढ़ा था। वी कैन नॉट फील हीट बिकॉज इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है इसलिए हमें हीट फील नहीं हो पाती। तो ये जो रीजन है ये सही है। तो इसका पार्ट डी सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 8 से है। असर्शन क्या है, assertion है इसका, probability of survival of an organism produced through sexual reproduction is more than that of organism produced through asexual mode। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ज्यादा सर्वाइबिलिटी की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये एकदम सही है। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो पेरेंट्स से इन्वॉल्व होते हैं, वेरिएशन कॉजेज करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है और उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, और जो वेरिएशन होती है वो हेल्प्स करती है सर्वाइबिलिटी के लिए। तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशन जो होती है वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमारा जो असर्शन है वो तो सही है। रीजन, वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइवल। ये रीजन एकदम सही है। वेरिएशन जो होती है वो एडवांटेज प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को सर्वाइवल के लिए। तो और वेरिएशन होते किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। तो पार्ट नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर नंबर 13 से असर्शन, अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। एक जो कंपास नीडल है उसको हमने करंट कैरिंग वायर के पास प्लेस्ड किया। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेस। जो डिफ्लेक्शन है कंपास नीडल की वो डिक्रीज हो गई व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज। ये देखिए गलत है एकदम, अभी बताते हैं कैसे। ये देखिए ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलीज हो रही है। इस करंट कैरिंग वायर में जितना करंट ज्यादा होगा उतने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलीज होंगी। ओके, तो करंट जब होता है अगर हम उससे इंक्रीज करें, आईएनसी मतलब इंक्रीज, करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होकर डिस्टर्बेंस इंक्रीज होगी, और डिस्टर्बेंस ये जो नीडल है, ये नीडल में डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगी। तो ये पॉइंट एकदम गलत था। डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीज, जो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगी अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे। तो ऐसे गलत है। जब हम करंट बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा तेज होगी। ज्यादा तेज क्यों होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। ओके, अब रीजन देखते हैं इसका। तो असर्शन तो हो गया गलत। रीजन, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। ये सही है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी कंडक्टर के पास। क्यों, क्योंकि हमने करंट को बढ़ा दिया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो किस में काम आते हैं, कंपोस्ट में काम आते हैं। खाद वाद बनाते हैं ना बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं जब ब्रेक डाउन होते हैं तो कंपोस्ट में काम आते हैं। ये सेक्शन एकदम सही है। इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं हमारे वो ऑर्गेनिक होते हैं, और कंपोस्ट भी जो बनती है वो हमारी ऑर्गेनिक होती है। तो दोनों चीजें क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है। और इसमें लिखा है इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तो आते ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो रीजन जो है वो हमारा गलत है।
ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया, आंसर सी हो गया। चलिए स्टूडेंट सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, सैंपल पेपर का 21st क्वेश्चन। डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स। जो डाइल्यूट HCl एक एसिड है उसको जिंक ग्रेन्यूल्स में एडिट किया गया। हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हियर। आप कैसे प्रूव करोगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद 2 आर्गुमेंट्स। हमें 2 रीजन देने के यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। तो सबसे पहले उसका रिएक्शन देख लेते हैं, जनरल रिएक्शन जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। मेटल प्लस एसिड, जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, ये हमारी जनरल रिएक्शन है। इसके एग्जांपल है मेटल जो है हमारे पास जिंक का है और एसिड जो है वो HCl एसिड है। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2। ZnCl2 सॉल्ट कैसे बना, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये अलग से रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और यहाँ पे ZnCl2 सॉल्ट बन गया। ओके, हमें इस रिएक्शन में ये बताना है कि यहाँ पे केमिकल चेंज कैसे पता चलेगा हमें। ओके, तो केमिकल चेंज के 2 आर्गुमेंट्स हम देते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुई तो ये क्या है, यहाँ पे केमिकल चेंज है। और दूसरा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। टेम्परेचर में चेंज कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुई, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए इसने हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और ये ZnCl2 अपना एक सॉल्ट बना लिया। ओके, तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे टेम्परेचर में भी चेंज हो गया और यही 2 आर्गुमेंट्स है हमारे केमिकल चेंज को प्रूव करने के लिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर नंबर 8 से है। स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बताने हैं जो प्लांट्स के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन बनाते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कौन से होते हैं, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद के चेंजेस जो होते हैं उसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जहां पे जायगोट की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो इसके 3-4 इवेंट्स है, बहुत इजी है, कर लेते हैं। जायगोट से एम्ब्रियो, जब जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हैं। ओके, इस जायगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर। सेकंड, ओव्यूल जो है वो हमारा सीड में कन्वर्ट होता है। हमने चैप्टर 8 में पढ़ रखा है कि जो ओव्यूल है वो टफ कोटिंग बना लेता है और सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवरी है, ओवरी हमारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो लास्ट हमारा 4sp है, 4sp कौन से होते हैं, स्टेमन, स्टाइल, सेपल्स एंड स्टिग्मा। ओके, 4s और p क्या है, पेटल्स। तो ये जो 4sp है ये ग्रो करके फॉल ऑफ मतलब गिर जाते हैं। ओके, इसका आंसर देख लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा जायगोट है वो डिवाइड करता है अपने आप को और एम्ब्रियो बना लेता है विद इन द ओव्यूल। ओके, नेक्स्ट है द ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो अपने पे टफ कोटिंग बना लेता है। अभी ऊपर बताया था ना, जो ओव्यूल होता है वो अपने पे टफ कोटिंग बना के सीड बना लेता है। और जो ओवरी है वो तेजी से ग्रो करती है और एक फ्रूट बना लेती है। और 4 है, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा और साथ में पेटल्स। ये ग्रो करके फॉल ऑफ कर जाते हैं मतलब गिर जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये चैप्टर नंबर 6 का है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। हम जो यूरिन बनता है ह्यूमन बॉडी में उसका पर्पस क्या होता है। नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है और कहाँ से रिलीज होता है, हमें वो 2 ऑर्गन्स बताने हैं। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन। यूरिन का पर्पस क्या होता है ह्यूमन बॉडी का बनने में। तो अब ये देखिए, जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड होता है, ह्यूमन बॉडी के ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ओके, वो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इस वेस्ट को ब्लड से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ओके, तो इसी की यूरिन इसीलिए बनता है ताकि नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर जा सके। तो आंसर देखते हैं इसका। टू फिल्टर आउट नाइट्रोजनस वेस्ट। इस नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट करने के लिए हमें ब्लड में से ये नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना होता है, इसलिए यूरिन फॉर्मेशन भी होती है। नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर्स एंड रिलीजेस द यूरिन। अब हमें वो ऑर्गन्स बताने हैं जो यूरिन को स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का जो यूरिन है वो स्टोरेज होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है और रिलीज होता है यूरेथ्रा से। ये रहा यूरेथ्रा। ओके, प्रॉपर डायग्राम के साथ, लेबलिंग के साथ है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का चॉइस पार्ट है। ये चैप्टर नंबर 6 का है। व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर एज वीन्स हैव वाल्व्स। जो आर्टरीज होती हैं वो उनकी थिक और इलास्टिक वॉल्स क्यों होती हैं। ओके, जबकि जो वीन्स होती हैं उनमें वाल्व्स होते हैं। तो ये दोनों ही रीजन बताने हमें क्यों होते हैं। तो देखिए, आर्टरीज में थिक और इलास्टिक वॉल क्यों होती है। सबसे पहले ये करते हैं, जो हमारा बॉडी पार्ट्स होता है, बॉडी पार्ट से जितना भी ब्लड है वो हार्ट में जाता है। ओके, तो बॉडी पार्ट से जो हार्ट में जाता है ब्लड वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है हमारी वीन्स कैरी करती हैं। और बाकी जो हार्ट से वापस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है अप टू ब्रेन एज वेल एज टो। ब्रेन से लेकर टो तक जितने भी बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और उसे कैरी करती हैं आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके,
देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वाटर फ्लोज फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू थर्ड और फोर्थ फ्लोर थ्रू अ पाइप। जो वाटर है ग्राउंड फ्लोर से तीसरे और चौथे फ्लोर तक जाना है एक पाइप से। ओके, तो यही एक पाइप का काम करती है हमारी आर्टरीज, एक्ट एज अ पाइप। अब जो हमारा पानी ग्राउंड फ्लोर से तीसरे और चौथे फ्लोर तक जा रहा है तो उस पानी का प्रेशर भी ज्यादा होगा, तभी तो वो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जो ब्लड होता है उस आर्टरीज के अंदर उनमें भी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है। अब जो हाई प्रेशर का पानी है उसको उसे झेलने के लिए हम स्ट्रॉन्ग पाइप्स लगाते हैं ताकि कोई डैमेज ना हो। ओके, तो इसलिए ब्लड के हाई प्रेशर की वजह से भी आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक एंड इलास्टिक वॉल्स की होती हैं। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि आर्टरीज का जो ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाना है और उसका प्रेशर बहुत हाई होता है, इसीलिए उसकी जो वॉल्स होती हैं थिक और इलास्टिक होती हैं ताकि वो डैमेज ना हो। द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर एंड फ्लोज थ्रू आर्टरीज। जो ब्लड है वो हार्ट से जब निकलता है तो हाई प्रेशर से निकलता है और आर्टरीज के अंदर से ही जाता है। Hence to bear this pressure, इस प्रेशर को झेलने के लिए the arteries have thick and elastic walls. ओके, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, whereas veins have valves, veins जो होती हैं उनके पास valves क्यों होते हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जो veins होती हैं, veins have valves to ensure that the impure blood, deoxygenated blood, impure blood कौन सा होता है? जो हमारा deoxygenated blood होता है, deoxygenated blood जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, flows in one direction only, एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए उसमें valves होती है। देखो चलिए डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये दिख रही है जो ओपन है यहाँ पे, ये क्या है? वाल्व्स हैं। अगर ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पीछे से यहाँ पे बंद हो जाती है ताकि ब्लड जो है वो वापस इस डायरेक्शन में ना आए, क्योंकि वीन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। अब वो ब्लड ऊपर जाके ऑक्सीजनेटेड होगा तो पीछे जो वाल्व्स है हमारी वो बंद हो जाएंगी ताकि जो ब्लड है वो वापस बाई डायरेक्शन में ना आए, सिर्फ एक यूनि डायरेक्शन में। यूनि डायरेक्शन मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में है। ओके, तो पीछे ना आने की वजह से वाल्व्स होती हैं वीन्स के अंदर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये चैप्टर नंबर 10 से है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। मीडियम ए बी सी, इन तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। इसके अंदर जो मीडियम सी है उसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ए का उससे ज्यादा और बी का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी। जो एक रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवलिंग कर रही है ए से बी तक और फिर दूसरी रे जो है वो ट्रेवलिंग कर रही है बी से सी तक। ओके, ए से बी जा रही है और बी से सी जा रही है। इसका ए पार्ट पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दोनों केस में से हमें ये बताना है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल की तरफ कौन सी बैंड होगी। ओके, कौन से केस में बैंड होगी, तो ये करते हैं। चलो आंसर करते हैं। फर्स्ट केस है हमारा ए से बी। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8। तो जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो कहलाता है रेयरर मीडियम और जिसका ज्यादा होता है वो कहलाता है डेंसर मीडियम। ओके, तो ऐसे सेकंड केस क्या था हमारा, बी से सी। बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है इसलिए हो जाएगा डेंसर मीडियम और सी जो है वो रेयरर हो जाएगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अब इसमें पूछा कि रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल कहाँ पे बेंड करेगी, तो ये देखिए जो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है ये रेयरर से डेंसर जा रही है, ये वाली रेयरर से डेंसर जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ये हमने चैप्टर 10 में पढ़ रखा है कि जब भी रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है और जब भी रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है। तो ए पार्ट का हमारे पास आंसर है कि फर्स्ट केस में जो है ए से बी में वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। बी पार्ट, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकंड मीडियम। ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। अभी हमने बताया था कि जब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो क्या कहलाता है, रेयरर मीडियम, और जो रेयरर मीडियम होता है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तो यहाँ पे रेयरर से डेंसर में गया है, मतलब जब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा थी वो उससे कम हो गई और यहाँ पे डेंसर से, सेकंड केस में डेंसर से रेयरर में गया है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ी है। तो बी का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे एन सी की वैल्यू जो है वो कम है एन बी से। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू सी बाय वी। स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ये भी समझाया था कि रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज्यादा होती है डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में। स्पीड ऑफ द लाइट विल इंक्रीज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी। ये हमारा आंसर है। बी से सी में जब जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है और यहाँ पे रेयरर से डेंसर में जा रहा था। पहले ही ज्यादा थी फर्स्ट केस में और यहाँ पे आगे कम हो जाएगी और सेकंड केस में पहले कम थी और यहाँ पे आगे ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हमारा बी टू सी आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर नंबर 12 से है। A piece of wire of resistance R is cut into 3 equal parts। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, इस कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये देखिए हम इसे समझते हुए चलेंगे। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। हमें यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स लिखा है तो 3 इक्वल पार्ट्स के लिए R/3 इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अब दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इन तीनों पार्टों को
पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ओके, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1, अब इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम पैरेलल में, उसका रेजिस्टेंस है R1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो R1 टू R, R1 और R का हमें रेशियो निकालना है। ये देखिए बहुत ईजी है, चलिए निकालते हैं। हमने जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो हमें उसका फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/r टोटल इक्वल्स टू जितने भी रेजिस्टेंस है 1/r1 प्लस 1/r2 जितने भी Rn तक रेजिस्टेंस है। ओके, तो जब पैरेलल जब हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो R टोटल R इक्विवेलेंट इन्होंने हमें R1 दे रखा है, तो R टोटल की जगह लिखेंगे हम R1 और R1 R2 R3 ये तीन ही रेजिस्टेंस है, और इन तीनों की जगह क्या लिख देंगे R/3 R/3 और R/3। ये 3 न्यूमरेटर में चले जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा था, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9/R। ओके, अब इसका रेजिस्टेंस, इसका रेशियो निकालने के लिए हम R1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास R/9, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया, R/9 हो गई, तो R हमें रेशियो निकालना था R1:R, तो R यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, R1/R इक्वल्स टू 1/9 और रेशियो हमारे पास आ गया 1:9। ये इसका आंसर है। एक बार फिर समझ लेते हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन्होंने पैरेलल में हमें दे रखा है, तो R टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 और R1 R2 R3 हमारे पास पहले से ही है R/3 R/3 और R/3। R/3 को जब हम सॉल्व करेंगे 1/R/3 को, तो 3 न्यूमरेटर में आके 9/R हमारे पास आंसर आ गया। अब ये बहुत ईजी है, हमें R1 टू R का रेशियो निकालना है, तो R1/R हम यहाँ पे लिख देंगे और 1/9 आ गया, तो R1 रेशियो R का 1:9। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का ही चॉइस पार्ट है और ये चैप्टर नंबर 13 से है। रेफर टू द इमेज बिलो एंड स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स इंडिकेट्स रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर आउटसाइड द मैग्नेट। इसमें हमें ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, और सबसे मेन पार्ट यहाँ पे हमने ये पढ़ना है कि मैग्नेट के आउटसाइड लिखा है इसमें, तो आउटसाइड सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैग्नेट के पोल्स पे होती है। जो यहाँ पे ये क्लोजनेस है ना, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा क्लोज होती है वहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर सिर्फ मैग्नेट पूछते तो वो इनसाइड मैग्नेट होती है, पर यहाँ पे क्या पूछा आउटसाइड मैग्नेट, तो आउटसाइड मैग्नेट हमेशा उसके कोनों पे होती है, पोल्स पे होती है। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं क्या लिखेंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह भी बताया था, जहां भी सबसे ज्यादा क्लोजनेस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। सीन्स फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउडेड कहाँ पे दिख रही है, इनके पोल्स पे दिख रही है ना, इनके कोनों पे, तो ये रहा पोल्स। Hence poles regions of strongest magnetism, जो poles है वो strongest magnetism कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, What happens to the magnetic field when the current in the circuit is reversed? जब इस सर्किट का जो करंट है वो रिवर्स कर दिया जाएगा, जहां पे प्लस था वहां पे माइनस कर देंगे और जहां पे माइनस था वहां पे प्लस कर देंगे। ओके, तो कुछ नहीं होगा, बस जब करंट रिवर्स किया तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ऑल्सो बी रिवर्स्ड। ओके, ये बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये चैप्टर नंबर 15 से है। स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये फूड चेन दे रखी है। अब इसके क्वेश्चन क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 100 जूल एनर्जी है। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल होता है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसमें प्लांट्स आते हैं, ये क्या होते हैं प्रोड्यूसर लेवल्स। प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी होगी अगर थर्ड वाले पे 100 जूल एनर्जी है। ओके, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर से पहले हमें 10% लॉ आना चाहिए। 10% लॉ क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन ओनली 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट वन ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है 10% लॉ में, अगर एक ट्रॉफिक लेवल से आगे एनर्जी जा रही है सेकंड ट्रॉफिक लेवल से, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से फिफ्थ, तो सिर्फ उसकी 10% एनर्जी ही जाएगी। ओके, ये कहना चाह रहा है 10% लो। सिर्फ कितनी जाएगी 10% लो। मान लो अगर प्रोड्यूसर लेवल पे 1000 जूल एनर्जी है तो 1000 की 10% हो गई 100 जूल, तो और सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे 100 जूल जाएगी, सेकंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10 जूल जाएगी और 10 से 1 जूल। तो 10% लो का मतलब होता है कि जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही आगे जाएगा एनर्जी का। तो ये देखिए सिर्फ 10% लो के हिसाब से 10% ही आगे जाएगी। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हमारे पास 100 जूल एनर्जी है, तो 100 जूल से आगे 10% कितनी जाएगी 10 जूल एनर्जी, और 10 जूल का 10% हो गया 1 जूल, और ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे हमारे पास 1 जूल जाएगी। अब इन्होंने पूछा देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल तो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था। तो ये देखिए अब जब हम उल्टा चलेंगे तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, 10 को 100 आ रहा है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 जूल, और 1000 जूल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 जूल। हमारे पास एक आंसर क्या आ गया 10,000 जूल। 10,000 जूल का
प्रोड्यूसर लेवल पर 10,000 जूल थी, तभी तो 10% 1000 जूल गई यहाँ पे, और इसका 10% 100 जूल यहाँ पे गई। ओके, समझ आ गया। तो हमें मेन 10% लो ध्यान रखना है। 10% लो कहता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल तक जाने में एनर्जी सिर्फ 10% जाती है। बी पार्ट करते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉफिक लेवल्स इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉफिक लेवल? क्या ये पॉसिबल है कि 2 ट्रॉफिक लेवल हम और ऐड कर दें फूड चेन में 4th ट्रॉफिक लेवल से पहले? ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब 5th ट्रॉफिक लेवल तक आते आते 1 जूल एनर्जी हो गई, तो जब हम बीच में 2 और ऐड कर देंगे तो यहाँ तो कुछ भी एनर्जी नहीं बचेगी। तो देखिए इसका आंसर देखिए, नो, सिंस द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी विल रिमेन आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने कहा है कि 4th ट्रॉफिक लेवल जो है हमारा, उससे पहले ही हम 2 ट्रॉफिक लेवल और इंक्रीज कर देंगे। तो इंक्रीज करने के बाद आगे के जो 2 ट्रॉफिक लेवल है उनके पास तो कुछ भी एनर्जी नहीं आएगी ना, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं। ओके, अब हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का है। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और सैंपल पेपर का 27th क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 3 से है। द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन एंड मैंगनीज। ये जो रिएक्शन है ये बता रही है कि मेटल जो आयरन और मैंगनीज है यहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं। गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। इस वाली रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन क्यों कहते हैं? जिसके अंदर MnO2 प्लस Al इनको रिएक्ट करवा के मैंगनीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट निकल रही है, और एक्सट्रैक्शन किसका हो रहा है? यहाँ पे मैंगनीज का हो रहा है। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले थर्माइट रिएक्शन पर देखो क्या होता है। थर्माइट रिएक्शन जो होती है वो हमारी थर्मल, जहां भी थर्मल लिखा जाता है वो क्या होता है? हीट। तो थर्माइट रिएक्शन किससे रिलेटेड है? हीट से रिलेटेड है। इस रिएक्शन में हीट निकल रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, द अबव रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन एज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट निकल रही है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसलिए इसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। बी पार्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है, और रिड्यूस्ड होता है जिसके अंदर या तो हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो। ओके, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो सिंगल था यहाँ पे, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, Al2O3 बन गया। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई ना, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया हमारा एल्यूमिनियम। और तो इसका आंसर लिख लेते हैं, जो ऑक्सीडाइज होता है मतलब प्लस हो, और रिड्यूस मतलब माइनस हो। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो है वो हमारे पास एल्यूमिनियम है। तो रिड्यूस के लिए देखेंगे हम ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से हुई है, तो MnO2 में से ऑक्सीजन निकल के सिर्फ Mn रह गया, तो ये क्या हुआ है? रिड्यूस जो, तो ये रिड्यूस सब्सटेंस है। सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ है? MnO2। ओके, पार्ट सी देखते हैं। गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन। हमें ये बताना है कि जो एल्यूमिनियम है वो थर्माइट रिएक्शन में क्यों यूज होता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन और मैंगनीज। जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन और मैंगनीज से, और ये डिस्प्लेस कर देता है आयरन और मैंगनीज को, और Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, Al2O3। ओके, और जो आयरन और मैंगनीज है वो अकेले रह जाते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये चैप्टर नंबर 3 से है। An element M with electronic configuration 283 combined separately with Cl minus SO4 2 minus anions, Cl minus chloride ions और SO4 2 minus sulfate ions. Write the chemical formula of the compound formed. हमें जो ये M एलिमेंट है इसके साथ Cl माइनस और SO4 2 माइनस के साथ केमिकल फॉर्मूला बनाने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमें ये नोटिस करना है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 3। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही बात हुई थी कि जब भी लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर उसमें 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करते हैं, और लूज करके वो मेटल बनता है और एक आयोनिक बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन लूज मीन्स फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड। अब ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड। अब ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी? 3+, और पूरे एलिमेंट की वैलेंसी हो गई M3+। अब हमारे पास फॉर्मूला बनाना ईजी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के लिए हमें मेन वैलेंसी चाहिए होती है। ठीक है, तो हमने वैलेंसी निकाल रही है इसके लास्ट शेल के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के हेल्प से। ओके, अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला हमें बनाने आते हैं। M के नीचे +3 वैलेंसी आ जाएगी और Cl के नीचे -1 वैलेंसी आएंगे। इसका क्रॉस कर देंगे तो इसका फॉर्मूला बन के आएगा हमारे पास M1Cl3। ये 1 Cl का था इसलिए इससे क्रॉस हो गया, और 3 Cl से क्रॉस हो गया, और M1 को ना लिख के हम MCl3 लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला केमिकल फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हमें सल्फेट के साथ बनाना है, तो M की सेम वैलेंसी +3 लिखेंगे और SO4 की वैलेंसी -2। जो ऊपर की साइड लिखी होती है ना वो होती है वैलेंसी, और जो नीचे की साइड लिखी होती है वो होते हैं एटम्स की उस मेन एलिमेंट के आइटम्स कितने हैं। तो ऑक्सीजन के 4 आइटम ये लिखे, और जो ऊपर है वो पूरी वैलेंसी है, तो -2 हमने वैलेंसी यहाँ लिख दी। अब इसका क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पे M2SO4 होल थ्राइस आ जाएगा, क्योंकि ये 3 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। तो ये केमिकल फॉर्मूला इसका बन गया, ये केमिकल फॉर्मूला इसका बन गया। आगे, प्रिडिक्ट विद द सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट M इन जनरल।
ये देखिए हमें पता है कि ये वाला कौन सा बॉन्ड बना है, आयोनिक बॉन्ड बना है, तो इसका आयोनिक बॉन्ड के बारे में लिखना है बस हमें। हम क्या लिखेंगे इसमें, ये तो हमारे फर्स्ट का ए पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर हम लिखेंगे M इन जनरल फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। इट कैन एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय लूजिंग इट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म M3+ कैटायंस। ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे M3+ बनाने के लिए, क्योंकि जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 होते हैं तो वो लूज ही होते हैं। ओके, और लूज करके क्या बनाता है, वो कैटायन बनाता है, और अगर वो गेन करेगा तो वो अनायन बनाएगा। हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड वेरी विद रिस्पेक्ट टू M। जो M एलिमेंट की कंपाउंड के साथ कंडक्टिविटी होगी वो वेरी कैसे करेगी। ओके, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं हमें पता है फॉर्म्ड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड और मोल्टन स्टेट। जब हमने चैप्टर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल्स में आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, तो आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में ये हमने डिफरेंस निकाला था कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लिक्विड और मोल्टन स्टेट में। लिक्विड और मोल्टन स्टेट में क्यों करते हैं, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं तो इनके आयंस ब्रेक हो जाते हैं, और आयंस जब ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि चार्ज अब सब जगह हो गया तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर सकते हैं, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट इन कंट्रास्ट टू M। ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकते, लिक्विड स्टेट में कर सकते हैं। ओके, और क्यों कर सकते हैं वो भी बता दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से ये उसका चॉइस पार्ट है। अ रेडिश ब्राउन मेटल एक्स, रेडिश ब्राउन मेटल, ये जब भी एक्स वाई में रेडिश ब्राउन लिखा हो ना, हमें सबसे पहले नोटिस करना है कि रेडिश ब्राउन लिखा है, और रेडिश ब्राउन मेटल कौन सा होता है, कॉपर का होता है। ओके, व्हेन हीटेड इन एयर, जब उसे एयर में हीट करते हैं, गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड वाई, वो एक ब्लैक कंपाउंड वाई देता है। यहाँ तक पढ़ के हम इसकी एक रिएक्शन बना लेते हैं कि जो हमारे पास एक एक्स रेडिश ब्राउन मेटल था वो ब्लैक कलर का कंपाउंड देता है वाई, जिसका नाम वाई दिया है, और वो कब देता है, जब उसको हीट करा जाता है एयर में, और ऑक्सीजन देंगे तभी तो हीट होगा। नेक्स्ट आगे लिखा है विच वैन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव्स एक्स बैक। इस वाई को भी जब हम वापस हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, तो ये वापस एक्स वाला कंपाउंड बन जाएगा। ओके, समझ आ गया, एक्स वाला मेटल बन जाएगा। तो चलिए इसके आगे का रिएक्शन देखते हैं कि जब इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये वापस एक्स रेडिश ब्राउन बन जाएगा। फिर आगे लिखा है एक्स इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दिस रिफाइंड फॉर्म ऑफ एक्स इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग एक्स। सबसे पहले ये देखिए हम एक्स और वाई निकालते हैं, तो एक्स और वाई निकालने के लिए हमारे पास ये रिएक्शन दे दी इन्होंने क्वेश्चन में। अभी हमें पता चल गया कि एक्स क्या था, हमारे पास कॉपर था। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के हीट करेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ वापस मिला देंगे तो ये H2O बाहर निकल जाएगा और कॉपर एक जगह आ जाएगा। तो ये कॉपर क्या है हमारे पास, एक्स। तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन की तरफ ले लेगा और पानी बन जाएगा। ओके, और ये कॉपर अलग से निकल गया। X is refined by the process of electrolysis. This refined form of X is used in electrical wiring. यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे बनाते हैं, डायग्राम वायग्राम सब पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हम तो इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम देखते हैं हम कैसे बनता है। तो इसमें ए का आंसर तो एक्स की वैल्यू कॉपर है और वाई की वैल्यू कॉपर ऑक्साइड है, ये तो हमने निकाल लिया। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, कैथोड लेफ्ट में, एनोड राइट में। ओके, और ये यहाँ पे हमने सर्किट बना दिया। ओके, बैटरी के साथ कनेक्ट करके, सेल के साथ कनेक्ट करके सर्किट बना दिया। अब ये देखिए ये जो लिक्विड है ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। यहाँ पे वेल लेवल डायग्राम इसी की बात हो रही है। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के नीचे जो एनोड है इस पे इंप्योरिटीज होती है और कैथोड पे प्योरिटीज होती है, क्योंकि एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर है और यहाँ पे प्योर कॉपर आ जाता है। तो प्योर कॉपर इम्प्योर है तो फिर जो उसकी इंप्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाती है, इसको कहते हैं एनोड मड। अब इस डायग्राम में दिक्कत ये होती है कि हम एनोड कहाँ पे लें, एनोड पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, लेफ्ट लें, राइट लें। तो बहुत ईजी है इसको याद करना कि हमेशा याद रखना कि एनोड जो है वो पॉजिटिव होगी। ओके, तो एनोड पॉजिटिव जो है हम कैसे याद रखेंगे, नंबर लाइन से याद रखेंगे। नंबर लाइन में हमेशा राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एनोड भी राइट में ही होगी। ये इसका प्रॉपर डायग्राम है वेल लेबलिंग के साथ। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये चैप्टर नंबर 7 से है। वी आर एडवाइज्ड टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर्स। डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमें हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप सॉल्ट जो है वो आयोडाइज्ड लो हम अपनी डाइट में। तो ऐसा क्यों, जस्टिफाइड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर बॉडी। हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या है इसके 4 पॉइंट। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायरॉइड ग्लैंड। जो आयोडीन होता है वो बहुत जरूरी होता है हमारे थायरॉइड ग्लैंड के लिए, टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, थायरॉइड ग्लैंड को अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा। और थायरोक्सिन का काम होता है, थायरोक्सिन रेगुलेट करती है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट मेटाबॉलिज्म को जो हमारी बॉडी में बनते हैं। ओके, थायरोक्सिन प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो बेस्ट बैलेंस होता है ग्रोथ का वो थायरोक्सिन प्रोवाइड करती है। इन केस आयोडीन इज, अगर खाने हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफर फ्रॉम गोइटर। गोइटर बीमारी होती है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो जिसके खाने में आयोडीन की कमी हो तो क्या पता उसे गोइटर बीमारी हो सके। ओके,
क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 से है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली। जब गर्ल और बॉय फैमिली में आते हैं, जब उनका बर्थ होता है, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि गर्ल कितने परसेंट चांसेस है होने के और बॉय कितने परसेंट चांसेस है। जस्टिफाई योर आंसर। ये सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक है, तो इसका आंसर लिखेंगे वी हैव 23 सच क्रोमोसोम्स। हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उनके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके अंदर से एक पेयर होता है वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। इसको क्या कहते हैं हम? सेक्स क्रोमोसोम। एक पेयर होता है सिर्फ। ओके। फीमेल हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड एक्स। फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर होता है वो एक्स एक्स होता है, और मेल का जो होता है वो एक्स वाई होता है। यहाँ पे एक मैच नहीं होता, एक्स वाई, एक्स अलग है और वाई। तो मोनोहेब्रिड डायहेब्रिड में जैसे हमने क्रॉस किया था, वैसे ही हम सेक्स डिटर्मिनेशन में भी क्रॉस करते हैं कि जो पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन फीमेल के दो क्रोमोसोम एक्स एक्स और मेल के एक्स वाई। तो जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो ये गैमेट्स अलग अलग हो जाएंगे, और अब हम गैमेट्स को क्रॉस करेंगे तो नई न्यू जनरेशन निकलेगी। तो क्रॉस करने पर एक्स को जब इस वाले एक्स से करेंगे तो एक्स एक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स पेयर आता है, और इस वाले एक्स को दूसरे वाले वाई से करेंगे तो एक्स वाई पेयर आता है, और फिर एक्स एक्स पेयर और फिर एक्स वाई पेयर। इस एक को इन दोनों से करना है और फिर इस एक को इन दोनों से करना है, ऐसे होता है ये। ओके। तो एक्स एक्स क्या होता है? गर्ल, और एक्स वाई बॉय। एक्स एक्स गर्ल, एक्स वाई बॉय। तो यहाँ पे 50% चांसेस हैं गर्ल्स के होने के और बॉय के होने के। ओके। तो देयर आर 50% चांसेस दैट अ गर्ल में बी बॉर्न एंड 50% चांसेस दैट अ बॉय में बी बॉर्न। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इस चैप्टर नंबर 10 से है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं? एन से। ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? ओके। लाइट की स्पीड कितनी है? तो बेसिकली ये वही वाला फॉर्मूला है, एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी को किससे डिनोट करते हैं हम? स्पीड ऑफ लाइट से, और वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ आ गया? तो हमें ये बात पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड होती है वो एयर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब सी जो है, सी से ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो सी सबसे बड़ा है। तो हमें ये बात भी पता है कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा तो रेशियो हमेशा एक से ज़्यादा आता है। ये ज, और यहाँ पर जो सी है, सी हमेशा वी से ज़्यादा होगा, क्योंकि सी जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और इससे तेज स्पीड ऑफ लाइट कहीं नहीं होती। ओके। तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा ही रहेगा और डिनोमिनेटर हमेशा छोटा ही रहेगा। तो इसलिए जो हमारा रेशियो होता है 1 से ग्रेटर देन होता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सिंस स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज ऑलवेज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जो नीचे वाली स्पीड है वो ऊपर वाली स्पीड से हमेशा कम होगी, तो जो रेशियो है हमारा 1 से ग्रेटर देन होगा। इन द फिगर बिलो अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू द सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक। ये जो लाइट रे ट्रेवल्स कर रही है एयर से, यहाँ पे एयर से इस ब्लॉक के अंदर ट्रेवल कर रही है। गिव अ रीजन, गिव अ रीजन व्हाई द रे डज नॉट डेविएट एट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री। ये पूछ रहे हैं कि जब एयर जो है वो सेमी सर्कुलर ब्लॉक पे एंटर कर रही थी तो यहाँ से डेविएट क्यों नहीं, ये सीधा क्यों निकल गई? ओके। और हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी लाइट रे नॉर्मल से निकलती है तो वो सीधा निकल जाती है। ओके। अभी नॉर्मल कैसे, अभी वो भी दिखाते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। द रे ऑफ लाइट इज अंडरगोइंग नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल से होती हुई जा रही है, एंड फॉर नॉर्मल इंसिडेंस देयर इज नो डेविएशन। नॉर्मल से हमें पता है कोई डेविएशन नहीं होती। अब ये देखिए नॉर्मल बन कैसे रहा है। अगर सिर्फ हम इसका इतना सेक्शन देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जितना और छोटा जूम करके देखेंगे हम तो वो उतना परफेक्ट 90 डिग्री बन जाएगा। ये पूरी लाइन ऐसे जा रही है, तो इस ब्लॉक के लिए ये लाइट रे एकदम नॉर्मल की तरफ से जा रही है, और जब नॉर्मल की तरफ से जाएगी तो ये सीधी जाएगी, डेविएट नहीं होगी। यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द अबव सिनेरियो व्हेन द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द टॉप फ्लैट एंड। हमें ये डायग्राम इसे कंप्लीट करना है कि जब लाइट रे यहाँ से सीधी निकल गई तो ये यहाँ से अब प्लास्टिक ब्लॉक से बाहर कैसे जाएगी। ओके। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो एयर है हमारी वो रेयर मीडियम है, और प्लास्टिक ब्लॉक हमारा डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम कौन सा होता है? जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है डेंसर मीडियम के मुकाबले, डेंसर मीडियम के कंपेरिजन में। ओके। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, मतलब जब जहाँ पे उसकी स्पीड कम है, स्पीड ज़्यादा में जाती है, तो वो हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। कहाँ पे होती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यही इसका रे डायग्राम है कि वो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये चैप्टर नंबर 12 से है। स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये लॉ बताना है हमें जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का पढ़ रखा है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहती है? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके। इसके अंदर जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, मतलब करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है वो टाइम के। ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता होगा आपको कि अगर ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, अगर ये जितना कम होगा उतना ये भी कम होगा। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे बस लॉ पूछा था और हमने बता दिया वो लॉ कौन सा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में सब चीज़ें बता दी कौन से किसके प्रोपोर्शनल है।
सेकंड पार्ट है हमारा लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। हमें वो फैक्टर्स लिखने हैं जिस पे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। बहुत ही ईजी है, फॉर्मूले में भी है, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा कंडक्टर उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है क्योंकि रेजिस्टिविटी होती है इसलिए नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि जो डायमीटर से देखा जाता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये देखो, ये एग्जाम्पल, इसका कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसका ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और लास्ट फोर्थ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे, लेंथ, नेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर पे। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये चैप्टर नंबर 10 से है। अनन्या रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद मेटाबॉलिक बॉडीज कनेक्टेड टू द मेन्स थ्रू अ 3-pin प्लग वेयर एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी कनेक्टेड विद अ 2-pin प्लग। ये कहना चाह रही है अनन्या जी कि जो हमारी मेटेलिक बॉडीज होती हैं उनको हम 3-pin प्लग से कनेक्ट करते हैं, और जबकि जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं उनको हम 2-pin प्लग से कनेक्ट करते हैं। शी रोट 3-pin कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, उन्होंने ये लिखा है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इज आर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट। ये इसका आंसर इनकरेक्ट है, वो क्यों है अभी बताते हैं। आंसर लिखेंगे हम, अनन्या आंसर इज रॉन्ग, अनन्या जी जो कह रही है वो गलत कह रही है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद मेटाबॉलिक बॉडीज, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं और जो मेटाबॉलिक बॉडीज से बने होते हैं, नीड एन अर्थ वायर, उन्हें अर्थ वायर चाहिए होता है। अर्थ वायर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वो लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। लो रेजिस्टेंस किसका लो रेजिस्टेंस? कंडक्टिंग पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट, जहाँ से करंट जिस पाथ से फ्लो करेगा वहाँ पे जो है वो लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इन केस देयर इज एन एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टिंग बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस, अगर कोई एक्सीडेंटल लीकेज हो जाता है इन मेटाबॉलिक बॉडीज में तो वहाँ पे लो रेजिस्टेंस होता है जिससे वो अर्थ वायर हमारी हेल्प करती है। तो अनन्या जी गलत थी। ये अर्थ वायर चैप्टर 10 में पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह की वायर होती हैं। रेड कलर की वायर होती है लाइव वायर जिसपे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ब्लैक कलर की होती है न्यूट्रल वायर जिसपे नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ग्रीन कलर की होती है अर्थिंग वायर जो अर्थ से कनेक्ट कर दी जाती है। ओके, समझ आ गया। और इसी अर्थिंग वायर को जो अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, इसी अर्थिंग वायर को हम क्या कहते हैं? अर्थिंग। ओके, सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन अ डोमेस्टिक सर्किट? फ्यूज का क्या फंक्शन होता है डोमेस्टिक सर्किट के अंदर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए, आप ऐसे समझिए, ये ट्रांसफॉर्मर है और ये हमारा घर पे जो एसी होता है सबके वो है। ओके, तो इसके अंदर जो यहाँ से करंट आ रहा है वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर से एसी में आ रहा है। अब बाई चांस अगर इसकी ओवरलोडिंग हो जाती है तो एसी को तो ओवरलोडिंग नहीं चाहिए ना, तो ये पूरा का पूरा खराब हो जाएगा हमारा एसी, नुकसान भी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बीच में फ्यूज लगा दिया जाता है, और फ्यूज के अंदर जो ये तार जा रही है इसका बहुत ही ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट वायर होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि अगर बाई चांस इसकी यहाँ से ओवरलोडिंग हो जाती है तो ये जो तार है यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे आगे करंट फ्लो नहीं होगा। बस इसलिए जो फ्यूज है वो हमारे काम आता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, ये सेफ्टी डिवाइस है दैट ऑपरेट्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरफ्लो ऑफ करंट। ये प्रोटेक्शन देता है और अगर करंट के ओवरलोडिंग या ओवरफ्लो हो जाए, और ये कैसे देता है वो बता दिया। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ मेटल वायर, ये जो अंदर इसकी मेटल वायर है ये बहुत ही ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट की होती है। दैट मेल्ट्स व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू इट, ये मेल्ट कर जाती है और ब्रेक कर जाती है जिससे करंट जो है वो आगे नहीं जाता। सेक्शन डी, ईच क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स का है। तो चलिए सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी फर्स्ट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर का 34th क्वेश्चन। रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो रहमत है उन्होंने क्लासिफाई करा एक रिएक्शन को, जो मीथेन अब जब क्लोरीन को सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, सपोर्ट रहमत व्यू विद सुइटेबल जस्टिफिकेशन एंड इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें रहमत जी के व्यू को सपोर्ट करना है कि उन्होंने कहा कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो देखिए कैसे होती है। पहले हमने रिएक्शन लिख देंगे CH फॉर मीथेन, मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कराया किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह पे आ गया। यहाँ पे एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और फॉर्मूला बना दिया CH3Cl। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पे तो बस इलेक्ट्रॉन शेयर करने से मतलब है, कोई आयनिक बॉन्डिंग तो हो नहीं रही। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहा था वही क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर देगा। ओके, और ये हाइड्रोजन Cl के साथ लग के HCl बन गया। तो ये एकदम सही कह रहे हैं रहमत जी, हमने इनको सपोर्ट कर दिया। इसका आंसर भी लिख देते हैं। रहमत ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट एज द हाइड्रोजन आइटम्स आर सब्स्टिट्यूट बाय हेटेरोएटम Cl। हेटेरोएटम आपको पता ही होगा, हेटेरोएटम क्या होता है? जो भी हाइड्रोजन के अलावा रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन को उसको कहते हैं हेटेरोएटम। हेटेरोएटम यहाँ पे क्लोरीन है। इसके बी पार्ट पे चलते हैं।
क्लोरीन गैस वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। क्लोरीन गैस जो होती है वो प्रिपेयर की जाती है ब्राइन सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से। राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज। हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो इस चेंज को रिप्रेजेंट करती हो। ओके, तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं। NaCl को जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये एक ब्राइन सॉल्यूशन बनता है। ये कौन सा सॉल्यूशन बनता है? ब्राइन सॉल्यूशन। आप हमेशा याद रखना है, ये एक नंबर में याद आता है कि व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। तो आपको लिखना पड़ेगा कि जब भी हम NaCl को पानी में मिला देते हैं तो वो एक ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। अब जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे कि जब भी ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ये NaOH के साथ साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये तो हमने लिख दी इसकी इक्वेशन। ओके, अब आगे लिखा है आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द प्रोसेस एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। इस रिएक्शन के अंदर 3 प्रोडक्ट बने और 3 प्रोडक्ट के साथ हमें उसके नाम बताने हैं और हमें इन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनकी एक एक एप्लीकेशन, एक एक यूजेस देने हैं। तो हम इसके यूजेस लिख देते हैं। क्या होंगे इसके यूजेस? NaOH जो होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड पेपर मेकिंग, ये 3 यूज होगा। ये सोप, डिटर्जेंट के काम आता है और पेपर मेकिंग के काम आता है। जो Cl2 होता है ये ब्लीचिंग पाउडर और वाटर को प्योरीफाई करने में काम आता है, इसलिए क्लोरीन को क्या कहते हैं हम? क्लींसिंग एजेंट। ये वाटर प्योरीफाई में भी काम आता है और ब्लीचिंग में भी काम आता है। और हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में काम आता है। हाइड्रोजन का सबसे बढ़िया काम कौन सा है? फ्यूल्स में काम आता है और ये अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। ओके, तो इसके अंदर जो जो पूछा था हमने वो बता दिया। सबसे पहले रहमत जी को सपोर्ट करना था, हमने कर दिया। और इसके बाद इक्वेशन लिखनी थी इलेक्ट्रोलिसिस की। ब्राइन सॉल्यूशन हमेशा याद रखना, NaCl में जब भी पानी मिलता है वो ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। और जब भी इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। NaOH का जो यूज़ है वो सोप और डिटर्जेंट में बनाने का काम आता है। क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर प्योरीफाइंग में काम आता है। और हाइड्रोजन जो है फ्यूल्स में काम आता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का चॉइस पार्ट है। Rana while doing certain reactions observed that heating of substance X with vinegar like smell। अब ये देखिए, जब भी ये एक्स वाई साइड आ जाते हैं ना तो इसको ध्यान से पढ़ना होता है। X with vinegar like smell, जो X है वो एक विनेगर है, विनेगर लाइक स्मेल देता है। तो इसको हम नोटिस कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है विनेगर। चैप्टर 4 में हमने विनेगर पढ़ा है। विनेगर होता है इथेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इथेनोइक का फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे कि ओइक एसिड, तो COOH लगा दिया। इथ मतलब 2 कार्बन होते हैं तो यहाँ पे CH3 लगा दिया। एन सिंगल बॉन्ड। समझ आ गया? ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। तो ये हो गया हमारा X। आगे चलते हैं। विद द सब्सटेंस Y विच इज यूज्ड एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट वापस यहाँ पे नोटिस किया जाए कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट क्या होता है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट हमेशा याद रखना, ये XYZ में आपको कंफ्यूज करेंगे। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट हमेशा इथेनॉल ही होता है। ओके, तो जो Y है वो हमारा क्या हो गया? इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इथेनॉल C2H5OH, इसका फॉर्मूला होता है। ये हमारा हो गया Y। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ वाटर बाथ गिव्स अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड Z। अब यहाँ पे क्या आ गया? स्वीट स्मेलिंग। स्वीट स्मेलिंग जो होती है वो हमारे पास हमेशा एस्टर की होती है। तो Z जो है वो हमारे पास एस्टर हो गया, स्वीट स्मेलिंग। हम यहाँ पे ये चीज़ क्यों लिखी हुई है? विनेगर, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, स्वीट स्मेलिंग, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इथेनॉल होता है, स्वीट स्मेलिंग एस्टर की होती है। और एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5। ये क्या हमारे पास आ गया? Z आ गया। आगे इसमें बोला है Z हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। कार्बन यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, गिनिए 1 2 3 4 है। हाइड्रोजन जो है वो 8 होने चाहिए, 3 और 5 8, और ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो ये तो हो गया हमारे पास एस्टर। तो इसकी एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। जब रैना जी ने X को Y के साथ रिएक्ट करा तो Z निकला। ओके, जब X को Y के साथ रिएक्ट करा H2SO4 की प्रेजेंस में तो Z निकला और वाटर निकला। ओके, इस रिएक्शन को हमें पता है XYZ क्या है हमारे पास। तो X है हमारे पास इथेनोइक एसिड, Y है इथेनॉल और Z है एस्टर। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो अगर एस्टर का फॉर्मूला हमें ना पता हो तो एस्टर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? कि यहाँ पे जो ये OH और ये वाला H, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? यहाँ पे वाटर बना रहे हैं। अब जो बचा वही एस्टर का फॉर्मूला है, CH3COO लिख दिया। अब ये जो C2H5 है ये यहाँ पे इससे अटैच हो जाएगा, CH3COO C2H5। ये हो गया हमारा एस्टर का फॉर्मूला। इस रिएक्शन को, इसके अंदर एस्टर बनाना है तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ये जरूरी होती है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये बहुत जरूरी होती है। अब हम इसका आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन हीटेड विद कास्टिक सोडा NaOH Z gives back the sodium salt of and the compound Y। अब हमें इसकी भी रिएक्शन लिखनी है। तो इसकी रिएक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे हम? ये सब हटा देंगे और इसकी रिएक्शन लिखेंगे। जब Z को हमने NaOH के साथ रिएक्ट करा और हीट करा तो कंपाउंड Y रिलीज हुआ और सोडियम सॉल्ट रिलीज हुआ, और हमारे पास Z था एस्टर और Y था हमारे पास इथेनॉल। ओके, अब हमें सोडियम सॉल्ट बताना है कि ये सोडियम सॉल्ट क्या होगा। तो सोडियम सॉल्ट निकालने के लिए बहुत ईजी है। सोडियम सॉल्ट कहाँ से निकलेगा?
सोडियम सोल्ट का हमारे पास फॉर्मूला कैसे आएगा? ओके, केमिकल फॉर्मूला देखने के लिए बहुत ईजी होता है केमिकल फॉर्मूला निकालने। तो इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला हमारे पास C2H5OH है, तो यहाँ से C2H5 लिया होगा और यहाँ से OH लिया होगा, तो C2H5OH मिलके C2H5OH इथेनॉल बन गया। अब जो सोडियम सोल्ट है, सोडियम सोल्ट कौन सा होता है? जिसके अंदर सोडियम है, तो ये CH3COO और यहाँ पे क्या बचा? Na बचा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3COO Na, यही हमारे पास सोडियम सोल्ट है। और इस रिएक्शन को कहते हैं हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, एक्स भी आइडेंटिफाई कर लिया हमने, वाई भी आइडेंटिफाई कर लिया और जेड भी, ये लिखा एक्स वाई और जेड। इलिस्ट्रेट द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल इक्वेशन, पहले वाली इक्वेशन भी लिख दी और सेकंड वाली इक्वेशन भी लिख दी, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। और अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने में दिक्कत होती है तो ऐसे ही बना लेना कि C2H5OH कहाँ से आया, इससे C2H5 लिया, इससे OH लिया, अब बचा क्या? CH3COO Na, तो यहाँ पे सोडियम सोल्ट बन गया। ऐसे हमने पिछली वाली इक्वेशन में भी बनाया था केमिकल फॉर्मूला। तो थोड़ी सी हिंट लेकर हमें अपना आंसर लिखना है नेक्स्ट वाई जेड, जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसके अंदर हमें पूछा जाता है कि ये कंपाउंड एक्स है, एन है, एम है, ए है, बी है, तो हमें आराम आराम से लिखना है जिससे कोई कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, एनालाइज एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन। हमें नीचे बहुत 5 सिचुएशंस दे रखी हैं, हमें एनालाइज करके ये बताना है कि पर्सन पे क्या पॉसिबल इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, टेस्टिस ऑफ अ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स जब ज़ैगोट से एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो मेल बॉय की टेस्टिस हैं वो बॉडी के नीचे स्क्रोटम में नहीं आ पाए, तो इसका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट पड़ सकता है ये देखिए। हमने ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है कि टेस्टिस का काम होता है स्पर्म्स की फॉर्मेशन का। जब स्पर्म्स की फॉर्मेशन का काम होगा, जब टेस्टिस अपने स्क्रोटम में ही नहीं आ पाएंगे, और वो स्पर्म्स बनते कब है? जब उनको बॉडी से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, और टेस्टिस को इसलिए बॉडी के बाहर लाया जाता है ताकि वो लोअर टेम्परेचर दे पाए। अब वो बॉडी से बाहर नहीं आए तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन विल बी अफेक्टेड, स्पर्म फॉर्मेशन अफेक्ट होगा, या तो बहुत कम बनेंगे या फिर बनेंगे ही नहीं, लेस फॉर्मेशन, बिकॉज टेस्टिस रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। जो टेस्टिस होते हैं उनको बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म्स के बनने के लिए। ओके, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है इसका, बेस्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज प्लग। जो मैन का बेस्ट डिफरेंस होता है मीन्स कट करके प्लग कर दिया। अब ये देखिए, जो टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म्स फॉर्मेशन कर रही थी, अब वो जो स्पर्म्स हैं वो आगे कौन लेके जाता है? वेस्ट डिफरेंस ही लेके जाता है। वेस्ट डिफरेंस एक पाथ होता है, तो जब यही इसको आगे पास ऑन नहीं कर पाएगा स्पर्म्स को, तो स्पर्म्स आगे नहीं जाएंगे, ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे वेस्ट डिफरेंस इज अ पैसेज फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, सो स्पर्म्स विल नॉट बी ट्रांसफर फर्दर। स्पर्म्स एक जगह से दूसरी जगह पे आगे नहीं पास ऑन हो पाएंगे। जैसे टेस्टिस ने यहाँ पे स्पर्म्स बनाए, अब वेस्ट डिफरेंस का काम है स्पर्म्स को आगे लेके जाना। अब जब हम वेस्ट डिफरेंस को भी बीच में कट करके प्लग कर देंगे तो स्पर्म्स आगे जाएंगे ही नहीं। ओके, तो बी पार्ट भी क्लियर। सी पार्ट पे चलते हैं। प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड ये फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो इनका काम क्या होता है? हमें पता होना चाहिए कि जो सीमेन होता है, जो मेल में सीमेन बनता है, सीमेन 3 चीज़ों से बनता है, स्पर्म से, नरिशमेंट से और फ्लूइड से। अब स्पर्म तो टेस्टिस बनाती हैं, और इन नरिशमेंट और फ्लूइड कहाँ से आता है? यही दो जो चीज़ें होती हैं, ये प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, व्हेन प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल दे विल नॉट एड सेक्रेशंस ऑफ नरिशमेंट एंड मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। उनको नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा स्पर्म्स को, और वो मीडियम भी नहीं मिल पाएगा जिससे स्पर्म्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो ये इन 2 ग्लैंड्स का काम होता है। सी पार्ट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। डी पार्ट पे चलते हैं। एग इज नॉट फर्टिलाइज इन अ ह्यूमन फीमेल। जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ फीमेल के अंदर, तो अब उसका पॉसिबल इम्पैक्ट क्या होगा? अब हम वो इसका आंसर लिखते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन टॉपिक का क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुएशन कब होती है ये पढ़ रखा है कि व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन अ ह्यूमन फील इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। ये जब भी ह्यूमन फीमेल में जब भी एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो सिर्फ 1 दिन तक वहीं रहता है, उसके बाद वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। और इन चीज़ों के और साथ आता है यूट्रस की जो थिक लाइन होती है, ओके, जिसने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, तो वो थिक लाइन सारी शेड ऑफ कर जाती है, ब्रेक कर जाती है, और उसके साथ साथ ब्लड आ जाता है, म्यूकस आ जाता है, और फिर अनफर्टिलाइज्ड एग भी आ जाता है। तो 4 चीज़ें हमें याद रखनी है मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या क्या होती हैं, कि 4 चीज़ें वेजाइना के थ्रू बाहर आती हैं। यूट्रस की थिक लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ब्लड बाहर आता है, डिस्चार्ज हो जाता है, और म्यूकस जो है म्यूकस बाहर आता है, म्यूकस की लाइनिंग, और अनफर्टिलाइज्ड एग। ये 4 चीज़ें वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाती हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान। ओके, समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट। प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली। जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस से अटैच नहीं है। तो देखिए प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा का काम होता है कि वो जो एम्ब्रियो है, बेबी है, जो वहाँ पे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। ओके, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। मदर और बेबी के बीच का हम इसको एक कनेक्शन मान सकते हैं। ओके, तो इसका काम होता है एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यही नहीं होगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो अफेक्टेड इट्स ग्रोथ विच रिजल्ट्स बेबी विल डाई। जब न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगा एम्ब्रियो के पास तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी और बेबी जो है वो मर जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 35 क्वेश्चन का चॉइस पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट है अ डॉक्टर हैज एडवाइज्ड समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट। डॉक्टर ने समीर को एडवाइस किया कि वो शुगर का जो कम डाइट के अंदर कम उपयोग करे एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। और रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। विच डिजीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम। जो समीर है, समीर को कौन सी बीमारी लगी है? तो इस बीमारी का नाम होता है डायबिटीज। अब इसका आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज। इस डिसीज के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। वो जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो ऑर्गन कौन सा होता है जो इसे प्रोड्यूस करता है? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। हमने इसकी डायबिटीज के बारे में पढ़ा है। डायबिटीज बीमारी तब होती है जब शुगर लेवल इंक्रीज होने लगता है। ओके, और शुगर लेवल इंक्रीज कब होता है? जब इंसुलिन जो है, इंसुलिन क्या है हमारे पास? एक हमारी बॉडी का एक हार्मोन है। इंसुलिन जब कम मात्रा में रिलीज होता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है और शुगर लेवल बढ़ते ही डायबिटीज बीमारी हो जाती है। ओके, और अब ये हमें ये बताना है कि ये कौन इंसुलिन जो है वो कौन से ऑर्गन से निकलता है? तो डायरेक्ट इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास से रिलीज होता है। तो इसका फर्स्ट ए पार्ट का आंसर लिखेंगे हम। डिसीज है डायबिटीज, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन, और इंसुलिन रिलीज कहाँ से होता है? पैनक्रियास से होता है। ओके, बी पार्ट करते हैं इसका। विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन अ प्लांट एंड विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ। ये क्वेश्चन फाइटो हार्मोन से है। फाइटो हार्मोन्स में हमें प्लांट के हार्मोन्स पढ़े थे जो रैपिड सेल डिवीजन में काम आते हैं, सेल डिवीजन की ग्रोथ में काम आते हैं। एक प्लांट के 3 जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ में काम आते हैं, जिसके अंदर एक सेल डिवीजन भी होता है और एक इनहिबिट करता है ग्रोथ को। तो इनके हार्मोन्स बहुत ईजी हैं लिखने, तो इनके हार्मोन्स लिख देते हैं। हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, वो होता है साइटोकिनिन, और हार्मोन दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वो होता है एब्सिसिक एसिड। 3 फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ में काम आते हैं, ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिबरलिन। ऑक्सिन जो होता है वो प्लांट की टिप पे बैठा होता है, जिबरलिन स्टेम में, और साइटोकिनिन सेल डिवीजन में काम आता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ सेल डिवीजन का पूछा था इसलिए हम सिर्फ साइटोकिनिन लिखेंगे, और जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है वो सिर्फ एक है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में ये इमेज दे रखी है। द अबव इमेज शो द थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। इस लेंस की फोकल लेंथ है 5 मीटर। व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द अबव फिगर। इसमें पूछा है कि इस इमेज में जो लेंस दिख रहा है कौन सा लेंस है, तो हम क्या आंसर लिखेंगे इसका? ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्यों है? इसका आंसर लिखेंगे ये कॉन्वेक्स लेंस है। और अब हम इसे याद कैसे रखेंगे क्या कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि केव, केव मतलब गुफा होती है ना, तो केव मतलब होता है कॉनकेव। जैसी गुफा ऐसे बनी होती है, ऐसे बनी होती है, अंदर की साइड होती है ना, तो यहाँ जो दोनों तरफ से अंदर हो गुफा टाइप हो वो होता है कॉनकेव, लेंस भी और कॉनकेव मिरर भी। ओके, तो अब ये जो है ये अंदर की साइड नहीं बना हुआ, ये केव की तरह थोड़ी बना हुआ है, तो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है। आगे चलते हैं, आगे सेकंड पार्ट करते हैं। इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड बनी, और वो कहाँ पे बनी? डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से 7 मीटर की दूरी पर बनी। देन शो विद कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस। हमें इसे कैलकुलेशन से शो करके बताना है कि जिस लेंस की फोकल लेंथ 5 मीटर है और इमेज जो बनी है वो ऑप्टिकल सेंटर से 7 मीटर दूर पे है, तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, इसमें आपको सिर्फ लेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी आंसर निकल जाएगा। तो उसमें पहले हम ये लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमारे पास है फोकल लेंथ 5 मीटर, वी की वैल्यू 7 मीटर, वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, और यू की वैल्यू पूछिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ओके, अब यहाँ पे हम लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यहाँ लेंस में माइनस आता है और मिरर में प्लस आता है। तो 1/u को हम एक साइड कर देंगे, और जब हम 1/u को एक साइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/v माइनस 1/f। ओके, v की जगह 7 रख देंगे और f की जगह 5 रख देंगे। जब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -2/35। यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना, u जो है भी इन्वर्स में है तो हमें इसे रेसिप्रोकल करना है। जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो u की वैल्यू हो गई -35/2 और u की वैल्यू आ गई -17.5। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर से 17.5 मीटर 17.5 मीटर दूर रखना पड़ेगा। ओके, बस इसमें लेंस फॉर्मूला मेन था, वही याद रखना है। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ड्रॉ नीटली लेबल डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म मेंशन इन सेकंड। जो सेकंड में हमने u की वैल्यू निकाली, f की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू निकाली, उसका सबका हमें एक लेबल डायग्राम बनाना है। तो लेबल डायग्राम बना देते हैं जिसके अंदर f की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू 5 मीटर है, v की वैल्यू 7 मीटर और u की वैल्यू -17.5 मीटर है।
तो इसका लेवल डायग्राम बनेगा कि ये एक हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से 5 मीटर के डिस्टेंस से हमें फोकल लेंथ बनानी है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस होना चाहिए 17.5 मीटर। अब ये देखिए फोकल लेंथ की डिस्टेंस है 5 मीटर और इसका 2f की डिस्टेंस होगी 10 मीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है हमारा 2f के पीछे बियॉन्ड 2f1 है। समझ आ गया? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज जो है वो हमेशा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है और इन रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो एक रे हम यहाँ से हमेशा पैरेलल, हमें सिर्फ रे डायग्राम बनाने के लिए 2 रेस चाहिए होती हैं। एक पैरेलल लेके आएंगे और फोकस से मीट करा देंगे और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा निकाल देंगे। तो यहाँ पे इमेज बन गई और ये इमेज का डिस्टेंस होगा हमारे पास 7 मीटर, ये 5 मीटर और ये बाकी फोकस से यहाँ पे 2 मीटर, तो ये होगा 7 मीटर। ये पूरा रे डायग्राम ऐसे ही बनाना है, ऐसे हमें यहाँ पे अच्छे से बताना है कि ये 5 मीटर है, ये 17.5 मीटर और ये 7 मीटर है। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का चॉइस पार्ट है। अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल जो है वो रखी गई कॉनकेव मिरर के सामने। इन फ्रंट लिखा है ना, तो सामने रखी गई। ओके, और कितनी डिस्टेंस पे रखी गई? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी गई। हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। तो जो इसमें गिवन है पहले हम वो लिख देते हैं। इसके अंदर हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल की हाइट है 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है पेंसिल, तो यू की वैल्यू हो गई -5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होगी? क्योंकि हमने लेफ्ट साइड रखी है और साइन कन्वेंशन के थ्रू लेफ्ट साइड की चीज नेगेटिव होगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमारा -5 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं और इसके अंदर रेडियस जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। अभी फोकल लेंथ भी -20 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट में रखा जाता है, इसलिए फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है, तो -20 सेंटीमीटर हो गई। अब v की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है? डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय दिस मिरर। हमें v की वैल्यू निकालनी है। पहले लेंस फॉर्मूला यूज किया था, अब हम मिरर फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो मिरर फॉर्मूला लिखेंगे हम 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि लेंस फॉर्मूले में माइनस आता है और मिरर फॉर्मूले में प्लस आता है। एफ वी और यू की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू हमें निकालनी है और यू की वैल्यू -5 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एफ की वैल्यू 20 रख दी, वी की वैल्यू यही है, वी की वैल्यू नहीं दी और यू की वैल्यू 5 रख दी। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आया वो 3/20 आया है। अब इसको हमें रेसिप्रोकल करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। रेसिप्रोकल में v की वैल्यू आ गई 20/3। रेसिप्रोकल कैसे क्यों करना है? क्योंकि ये इन्वर्स में 1/v और हमें इसे इन्वर्स से हटाना है, तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड पे रेसिप्रोकल होगा। तो v की वैल्यू आ गई 20/3। अब आप 20/3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आंसर, या फिर 6.67 सेंटीमीटर भी आंसर आगे सॉल्व करके लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन बतानी थी ना, तो इसका आंसर हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे। द इमेज इज ऑब्टेन्ड एट 6.67 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बनी है ये वाली इमेज। ओके, सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज क्या होगा? तो इसके अंदर मिरर का हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई 6.67 सेंटीमीटर। तो जब भी साइज की बात आती है तो हम मैग्निफिकेशन वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला होता है -v/u और लेंस में मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला होता है v/u। इसमें प्लस माइनस का चेंज आता है। जहां वहां प्लस है यहाँ पे मिरर में माइनस होगा और जहां यहाँ माइनस है वहां पे प्लस होगा। ओके, तो v क्या है यहाँ पे? हाइट ऑफ इमेज, और u है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास v भी है और हमारे पास u भी है, तो मैग्निफिकेशन आ सकती है। तो v की वैल्यू रख दी हमने 20/3, 6.7 की जगह 20/3 रख दी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख दिया 5। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो गई 20/15 बन जाएगा और 5 से कैंसिल हो गए 4/3 आ गई हमारे पास मैग्निफिकेशन। अब ये देखिए, हमें यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकालनी थी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे रखी है ना 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/3 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि पहले हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लिया -v/u, और -v/u मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, -v/u और दूसरा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने v की वैल्यू पुट कर दी, u की वैल्यू पुट कर दी, हमसे हाइट ऑफ इमेज पूछी थी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है। तो v/u को सॉल्व करके हमारे पास 4/3 आया। 4/3 जब हमने इसके सामने रखा तो हमसे हाइट ऑफ इमेज पूछी थी, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो गया। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो 4/3 मल्टीप्लाई 10 तो 40/3 सेंटीमीटर, 13.33 सेंटीमीटर। ये कौन सी इमेज बनी है हमारे पास? वर्चुअल इमेज बनी है। ओके, हम कैसे पता लगाएंगे कि वर्चुअल इमेज बनी है? क्योंकि ये इमेज बिहाइंड द मिरर बनी थी। हमने लास्ट वाले फर्स्ट पार्ट में पता करा था कि इमेज कहाँ पे बनी है? बिहाइंड द मिरर बनी है। थर्ड पार्ट करते हैं।
ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज मेंशन इन पार्ट 1। हमें जो पार्ट 1 में जब इमेज की फॉर्मेशन, इमेज की पोजीशन निकाली थी, तो उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे रे डायग्राम बनाना है। ओके, तो रे डायग्राम बना लेते हैं। तो वी की वैल्यू हमने निकाली थी 6.67 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकल लेंथ भी है, यू भी है और वी भी है, तो हम रे डायग्राम बड़े आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मिरर कौन सा दिया, कॉनकेव मिरर दे रखा है। तो कॉनकेव मिरर हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये केव की तरह मुड़ा हुआ है ना, इसलिए कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूज नहीं होना, जो भी केव की तरफ अंदर की साइड होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, और कॉनकेव लेंस भी ऐसे ही होता है। ओके, जब हम ये, तो इस डायग्राम में आप ये कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप मिरर बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ओके, ये पोल बना दिया। अब ये देखिए, फोकल लेंथ हमने 20 सेंटीमीटर रख ली, -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है, क्योंकि वो लेफ्ट की साइड है, इसलिए वो 20 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारा -5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब फोकल लेंथ के इधर, फोकल लेंथ और पोल के बीच में बन रहा है, क्योंकि पोल से फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, और फोकल लेंथ और पोल के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, आप कहीं भी ले लो। तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो यहाँ पे बन रहा है। ओके, ये बात तो समझ आ गई ना कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में क्यों रखा है, क्योंकि पोल से लेकर फोकस तक 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है पोल से। तो कहीं भी रख सकते हैं हम, पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमें ध्यान रखना है कि फोकस और पोल के बीच में है। और जब भी कॉनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच में होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमेशा पीछे बिहाइंड द मिरर और लार्ज बनती है ये। और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, एक रह जाएगी पैरेलल और वो सीधा फोकस पे, और ये पीछे इमेजिनरी लाइन जाती है, जो डॉट डॉट वाली है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और एक रे सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा, और जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो डायरेक्ट सीधा पास हो जाती है। तो जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो ये सीधा निकल गई, और ये पीछे इमेजिनरी लाइन बन गई, और ये हमारे पास इमेज बन गई। इमेज की हाइट है हमारे पास 13.33 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 13.33 सेंटीमीटर। ओके, ये रे डायग्राम बहुत ईजी है बनाना, एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर अंदर की साइड होता है। फोकल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बना लिया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब रे डायग्राम में जरूरी नहीं है हाइट भी लिखना हमें, तो 10 सेंटीमीटर हम जरूरी नहीं है लिखेंगे। ओके, तो जब भी फोकस और पोल के बीच में बनता है तो एक रह गई पैरेलल और वो फोकस से भेज देंगे, और पीछे इमेजिनरी लाइन चलेगी और डायरेक्ट एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और पीछे इमेजिनरी लाइन, और जहां भी ये दोनों रे मीट करेंगे वहां पे हमारी इमेज बन गई, और इमेज की हाइट 13.33 सेंटीमीटर। सेक्शन ई ईच क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज। इस टेबल में सारी हिंट्स दे रखी है। द सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। सब्सटेंस सी जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि प्रिजर्वेटिव जो होता है, जहाँ भी प्रिजर्वेटिव लिखा जाए ना वहाँ पे आंसर आता है विनेगर, क्योंकि प्रिजर्वेटिव जो होता है, जैसे आप घर में भी देखते होंगे अचार वचार रखते होंगे तो वहाँ पे विनेगर का ही इस्तेमाल होता है। प्रिजर्वेटिव का काम होता है किसी भी चीज़ को लंबा चलाने का, उसकी रक्षा करने का, उसको ऑक्सीडाइज ना होने देने का। ओके, तो जब भी प्रिजर्वेटिव लिखा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, विनेगर मतलब सिरका जो होता है। और विनेगर जो होता है वो चैप्टर 4 में पढ़ा हमने, वो इथेनोइक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। और ये फॉर्मूला कैसे बना, ओइक एसिड मतलब COOH, और इथ मतलब 2 कार्बन, एक कार्बन पहले से था, एक कार्बन यहाँ लग गया, और एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, तो CH3COOH। सेकंड हिंट पे चलते हैं इसकी, C हैज 2 कार्बन आइटम। जो C है, सब्सटेंस C क्या हो गया हमारे पास, ये वाला C हो गया। तो इसमें बोला है इन्होंने C हैज 2 कार्बन आइटम, C जो है वो 2 कार्बन आइटम्स है, और ये हमें पता चल गया 2 कार्बन आइटम कैसे। C is obtained by the reaction of A in presence of alkaline potassium permanganate followed by acidification। अब इसमें एक इन्होंने रिएक्शन दे दी, वो C जो है ना वो कैसे ऑब्टेन हुआ है कि जब A ने अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट किया तो तब C बना। उसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास सब्सटेंस C है वो A की वजह से बना, और A की वजह से कैसे बना है, जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ उसको रिएक्ट कराया गया, तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला ये होता है। ओके, यही सेम रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है चैप्टर नंबर 4 में, कि जब भी हम एल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास एक एसिड बनता है। अब यहाँ पे इथेनोइक एसिड बना है तो यहाँ पे अल्कोहल कौन सा होगा, इथेनॉल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन थे तो यहाँ पे भी 2 कार्बन ही होंगे। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पे ए की जगह क्या होगा, हमारे पास इथेनॉल आंसर होगा। ए हो गया हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3COOH। इथेनॉल का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, OL मतलब अल्कोहल तो OH लिख दिया, इथ मतलब 2 कार्बन तो CC लिख दिया, और सारे डबल बॉन्ड है तो CH3CH2OH। तो जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करा दो या फिर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करा दो। तो जो भी अल्कोहल है वो सेम कार्बन नंबर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है ना,
अल्कोहल में ये एक ऑक्सीजन और ऐड करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। थर्ड हिंट पढ़ते हैं इसकी। मिस यूज ऑफ ए इन इंडस्ट्री इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल, बेंजीन एंड पेरिडीन टू ए। ये ए का मिस यूज ना हो तो इसलिए उसको प्रिवेंट किया जाता है कि उसके अंदर मिथेनॉल, बेंजीन और पेरिडीन मिला दिया जाए। और ये जो होता है ये सब सिर्फ इथेनॉल के साथ ही होता है। तो ए तो हमें पहली बार चल गया इथेनॉल है। फोर्थ हिंट पढ़ते हैं। एफ इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एफ जो है वो कब बना, जब ए को हमने हीट किया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसका रिएक्शन भी लिखते हैं। एफ तब बना जब ए क्या है हमारे पास इथेनॉल, इसको हमने हीट किया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में दे रखी है कि जब भी अल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक एल्कीन बन जाता है। ओके, तो ये देखिए इस रिएक्शन में CH3CH2OH यहाँ पे इथेनॉल दे रखा है। जब भी हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम कार्बन नंबर के साथ हमारे पास एक एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और एल्कीन बनाना है, तो कौन सा बनेगा एल्कीन, इथीन बन जाएगा। ओके, और इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा तो इथीन बन गया। तो F जो है हमारे पास कंपाउंड, F सब्सटेंस जो हो गया वो हमारे पास इथीन हो गया। नेक्स्ट हिंट पढ़ते हैं इसकी। F रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। अब ये देखिए फिफ्थ हिंट में F हमारे पास इथीन आ गया। अब ये हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ तो ये क्या बना देगा, हमारे पास एल्केन बना देगा। ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में कि जब भी एल्कीन निकल और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एल्कीन जो है वो एल्केन में चेंज हो जाते हैं। एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, और एल्केन जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और सेम कार्बन नंबर सेम होंगे, कार्बन नंबर चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे इथेन था, मतलब 2 कार्बन थे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथेन, सारे सिंगल बॉन्ड के साथ। ओके, एल्कीन यहाँ पे एल्कीन में चेंज हो गया। एक बार फिर समझा देते हैं। फर्स्ट वाले हिंट में जहाँ भी प्रिजर्वेटिव लिखा होगा वहाँ विनेगर होगा, और विनेगर जो होता है हमने चैप्टर 4 में पढ़ा रखा है, इथेनोइक एसिड होता है, और इथेनोइक एसिड में CH3COH इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हिंट में था, और ये वाली रिएक्शन होती है कि जब भी अल्कोहल को हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिलाते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, और कार्बन नंबर चेंज नहीं होते। जब कार्बन नंबर चेंज नहीं होते तो ये इथेनोइक एसिड था, और यहाँ पे अल्कोहल कौन सा होगा, इथेनॉल ही होगा, क्योंकि दोनों कार्बन चेंज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट फोर्थ वाले हिंट में था कि जब ए को हमने हीट करा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तब F बना, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब भी हम अल्कोहल को हीट करते हैं तो एक वो एल्कीन बना देता है सेम कार्बन के साथ। क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है। तो CH2 बन गया, इथीन बन गया। और जब भी निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कराते हैं तो इथीन जो है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करा दी तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट करा दी तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाती है, जिससे वो इथेन बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, अब यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और CH3 एक एल्केन बना लेती है। ओके, समझ आ गया। अब इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आगे लिखा है, बेस्ड ऑन द अबव हिंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऊपर की जो हिंट्स दे रखी है हमें इनके आंसर बताने हैं। गिव द आयुपेक नेम्स ऑफ ए एंड एफ। ए और एफ का आयुपेक नेम हमने सब कुछ पहले लिख लिया है कि ए और एफ क्या है क्या नहीं है। तो ए का जो आयुपेक नेम होगा इथेनॉल, और एफ का इथीन होगा। ओके, ये हमने पिछली वाली स्लाइड में देख लिया था। बी पार्ट करते हैं इसका। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द चेंजेस टेक प्लेस ए से सी और ए से एफ। जो ए से सी का रिएक्शन हुआ और जो ए से एफ का रिएक्शन हुआ, हमें वो रिएक्शन देखना है। तो देख लेते हैं। ए जो है वो सी में कब चेंज हुआ, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, और ए से एफ में कैसे चेंज होगा, जब हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 उसके अंदर मिला दिया तब वो एफ बन गया। एफ क्या है हमारे पास, इथीन, और ए क्या था, इथेनॉल, और सी हमारे पास इथेनोइक एसिड था। ए और बी का और पार्ट है, नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन स्टेप 2 एंड 5। जो स्टेप 2 और स्टेप 5 में केमिकल रिएक्शंस हुई थी, हमें उन केमिकल रिएक्शंस का नाम देना है। तो स्टेप 2 था, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट वाली रिएक्शन यूज हुई थी। तो पोटेशियम परमैंगनेट अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज कैसे करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है। स्टेप 5 था, तो यहाँ एफ जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, जब जो एल्कीन होता है वो हमारा एल्केन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि H2 है वो यहाँ पे ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन एक यहाँ पे लग जाती है, H2 यहाँ पे था H3 हो गया, और यहाँ पे भी H2 था, यहाँ पे भी H3 हो गया। तो इस रिएक्शन को यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, तो इसलिए या तो एडिशन कहेंगे, और हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे इसका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। ये देखिए, ए से ही हमने सी बनाया था, ए से ही हमने एफ बनाया था, तो ए को अगर हमने रिप्लेस करके उसका नेक्स्ट होमोलॉग बना दिया, ए था हमारे पास इथेनॉल। ओके, जब भी हम नेक्स्ट होमोलॉग बनाते हैं ना होमोलॉगस सीरीज का, तो हम उसमें CH2 ऐड करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता।
तो इथेनॉल था, उसका नेक्स्ट होमोलॉग अब जब CH2 ऐड करेंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, जिसके अंदर CH3 यही था, CH2 ऐसे ही था, एक CH2 और ऐड कर दिया। ओके, जब यहाँ पे इथेनॉल था तो यहाँ पे इथीन बन रहा था, अब यहाँ पे प्रोपेनॉल होगा तो यहाँ पे भी प्रोपीन बनेगा, क्योंकि इथीन का भी तो जब हम नेक्स्ट होमोलॉग देखेंगे तो CH2 ऐड करके CH3CH ही तो आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऐड कर दिया ना, इथेनॉल का इथीन बन रहा था, प्रोपेनॉल का प्रोपीन बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। Figures A to D given below represent the type of earlobes present in a family consisting of two children, राहुल, निशा एंड देयर पेरेंट्स। ये 4 फिगर दे रखी है। ओके, यहाँ पे राहुल के फादर है, यहाँ पे राहुल है, राहुल की मदर है और राहुल की सिस्टर निशा है। और टाइप ऑफ एयरलोब्स कौन से हैं इसमें, ये फ्री है और ये अटैच एयरलोब है। एक्साइटेड बाय हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरलोब्स प्रेजेंट इन हिज फैमिली, राहुल कंडक्टिंग अ सर्वे, राहुल ने अपनी फैमिली में देखा कि यहाँ पे फ्री एयरलोब है उसके फादर पे, और यहाँ पे अटैच एयरलोब है, और यहाँ पे फ्री एयरलोब है, और यहाँ पे भी फ्री है। फ्री कैसे दिखता है, जो स्किन से कनेक्ट नहीं होती है, देखो ये कनेक्ट है ना पूरा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला कनेक्ट है और यहाँ पे ये पूरा फ्री है। तो उसने ये सब देख के अपने क्लास में एक सर्वे करा और वहाँ पे देखा कि कौन सी एयरलोब फ्री है और कौन सी एयरलोब अटैच है। तो ही फाउंड 2 टाइप्स ऑफ एयरलोब्स, दो मेल के फ्री एयरलोब्स 36 थे और अटैच 14 थे, और फीमेल के 31 और 19 थे। ये एक डाटा दे दिया इस क्वेश्चन में। इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इन्होंने पूरा डाटा दे दिया था। विच ऑफ द टू कैरेक्टरिस्टिक फ्री एयरलोब और अटैच एयरलोब अपीयर्स टू बी डोमिनेंट इन दिस केस। देखो डोमिनेंट वही कहलाता है जो दिखता है, जो ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, डोमिनेंट कहलाता है। तो यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, फ्री एयरलोब है, तो फ्री एयरलोब डोमिनेंस है क्योंकि वो ज़्यादा है, तो इसलिए फ्री एयरलोब इज डोमिनेंट बिकॉज इट इज फाउंड इन अ लार्ज मेजोरिटी। आगे चलते हैं। इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री एयरलोब लिंक्ड विद सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें ये पूछा गया है कि जो फ्री एयरलोब है क्या वो किसी मेल और फीमेल पर डिपेंड करता है कि मेल का कितना होगा फीमेल का कितना होगा। तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि ये देखिए मेल में भी फ्री है और मेल में ही अटैच भी है, और ऐसे फीमेल में फ्री भी है और फीमेल में अटैच भी है। तो हमने यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला, एयरलोब है वो किसी सेक्स पर डिपेंड नहीं करते। ओके, तो नो इट इज नॉट सेक्स लिंक्ड एज पर द डाटा, फ्री एयरलोब इज प्रेजेंट इन मेल एज वेल एज इन फीमेल्स। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं इसका। व्हाट टाइप ऑफ एयरलोब इज प्रेजेंट इन फादर मदर राहुल एंड हिज सिस्टर निशा। उसके फादर मदर राहुल और सिस्टर निशा के कौन से एयरलोब थे, तो पहले देख लेते हैं उनके कौन से थे। राहुल के फादर के फ्री हैं, राहुल का अटैच है, इनके फ्री है, इनके फ्री, सिर्फ राहुल का अटैच है, बाकी तीनों के फ्री हैं। अब इसको हटाते हैं। राइट द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ईच ऑफ दिस फैमिली मेंबर्स विच एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ हिज कैरेक्टर इन हिज फैमिली। हमें उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन लिखना है, फ्री का कैसा है और अटैच का कैसा है। आगे करते हैं इसमें। तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन लिखने के लिए इसमें क्या दे रखा है, जीन फॉर फ्री एयरलोब इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। फ्री का कैपिटल एफ करेंगे और जो अटैच है उसका हम स्मॉल एफ से करेंगे। तो इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन लिख देते हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के जेनेटिक कंस्टिट्यूशन लिखते थे ना, ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन में भी लिखते थे, वैसे हम यहाँ भी लिख देंगे। तो फादर का फ्री था तो कैपिटल एफ क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये डोमिनेंट है, फ्री एयरलोब है, तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ। मदर का भी फ्री था तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ। सिर्फ राहुल का अटैच था तो स्मॉल एफ आएगा क्योंकि इसका क्या था, अटैच था। और निशा का भी फ्री एयरलोब था जो उसकी सिस्टर है, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। ओके, बस इसमें ये पूछा था कि आपको इनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन बताना है जिसके अंदर फ्री ईयरलोब जो है वो कैपिटल एफ से दे रखा है और जो अटैच ईयरलोब है वो स्मॉल एफ से दे रखा है। तो जिसका भी अटैच होगा वो स्मॉल एफ से हम शो कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चॉइस पार्ट है, सी पार्ट का। सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयरलोब्स, व्हाट टाइप ऑफ ईयरलोब कैन बी सीन इन सुरेश एंड हिज सिस्टर सिया, एक्सप्लेन बाय गिविंग द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल। सुरेश के जो पेरेंट्स हैं उनके अटैच ईयरलोब है। ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप के ईयरलोब्स जो हैं वो सुरेश और सुरेश की सिस्टर सिया में होंगे। एक्सप्लेन बाय गिविंग द जेनेटिक कॉम्पोजिशन। जेनेटिक कॉम्पोजिशन बहुत ईजी होता है बनाना। तो सुरेश के पेरेंट्स के लिखेंगे ईयरलोब्स कौन से हैं, अटैच ईयरलोब है, स्मॉल एफ है, रिसेसिव ट्रेट है। ओके, डोमिनेंस तो है नहीं ना क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है, स्मॉल एफ। अब जैसे हम क्रॉस करते थे मोनोहाइब्रिड सेक्स डिटर्मिनेशन और डायहाइब्रिड में, वैसे ही क्रॉस यहाँ भी करेंगे। फादर का जो है स्मॉल एफ है, मदर का भी स्मॉल एफ है। तो जब भी हम इसका क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पे दोनों ही स्मॉल एफ है ना, एक भी कैपिटल एफ था ही नहीं तो कैपिटल एफ की वेरिएशन भी नहीं आएगी। ओके, दोनों के पास ही अटैच ईयरलोब थे, इनके तो इन जो सुरेश और सिया है इनके भी दोनों के अटैच ईयरलोब होंगे क्योंकि इन दोनों में से किसी पे भी कैपिटल का जीन नहीं था पेरेंट्स के पास, इसलिए इनके बच्चों में भी अटैच ईयरलोब ही आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में इतना बड़ा सर्किट डायग्राम दे रखा है। विनीता एंड अहमद डिमॉन्स्ट्रेटेड अ सर्किट दैट ऑपरेट्स द 2 हेडलाइट्स एंड द 2 साइड लाइट्स ऑफ अ कार। इन्होंने हेडलाइट और कार ले ली एंड बेस्ड ऑन देयर स्कूल एग्जीबिशन के लिए एंड बेस्ड ऑन देयर डिमॉन्स्ट्रेटेड सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। जब स्विच ए का है, स्विच ए रहा, स्विच ए जो है वो पोजीशन 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो ये तो कनेक्ट करने भी पता चलेगा क्या होगा। तो पहले कनेक्ट कर देते हैं, कर दिया कनेक्ट, ए जो है वो 2 से कनेक्ट हुआ तो अब क्या होगा, जितनी भी यहाँ पे से करंट आया था ना यहाँ से यहाँ जाएगा करंट। ओके,
अब ये जो करंट है वो यहाँ ना पास होकर सिर्फ यहीं जाएगा पोजीशन 2 से, जो पोजीशन 2 से कनेक्टेड है ना बाकी का सर्किट, तो सिर्फ यहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। ये रहा करंट जा रहा है, और यहाँ पे वो नहीं जाएगा पोजीशन 3 पे, तो यहाँ पे करंट जाएगा। इट मीन्स 4 ओम लैंप वाले जो है वो ऑफ रहेंगे और 12 ओम वाले लैंप जो है 12 ओम वाले लैंप वो ऑन रहेंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ओनली 12 ओम लैंप्स ऑन। ये बहुत ईजी है कि एक तार जो था वो हमने इस वाले से कनेक्ट करा, इस तो फिर करंट इसमें तो जाएगा नहीं, तो सारा करंट ऐसे ऐसे करके वापस इसमें आ जाएगा। समझ आ गया? तो 4 ओम वाला तो बंद ही रहेगा और सिर्फ 12 ओम वाले में करंट जाएंगे। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि 2 का हटा के अब कनेक्ट कर देंगे हम पोजीशन 3 से स्विच ए को। तो पोजीशन 3 से कनेक्ट करते हैं। तो पोजीशन 3 से पहले कनेक्ट करेंगे, फिर पता करेंगे क्या हुआ है। तो पोजीशन 3 से कनेक्ट कर लिया। अब ये जो यहाँ से करंट जा रहा था अब वो यहाँ ना जाके सिर्फ 4 ओम वाले में जाएगा। ओके, 4 ओम से फिर वो वापस, तो अब 12 वाले नहीं जले, 12 वाले ऑफ रहेंगे और 4 वाले ऑन रहेंगे। ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 4 ओम्स लैम्प्स ऑन। अभी देखिए सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प व्हेन इट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हर एक लैम्प का। तो बहुत इजी सा आंसर है इसका, बहुत ज़्यादा इजी है। इसका आंसर क्या है कि ये चारों लैम्प जो है वो एक पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं ना, बैटरी के साथ सारे के सारे पैरेलल में लगे हुए हैं। ये बैटरी, ये वाला लैम्प, ये वाला, ये चारों के चारों लैम्प पैरेलल में। और जब भी पैरेलल में होता है तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ऑल लैम्प्स हैव सेम 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ ऑल आर इन पैरेलल। अगर सीरीज में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है और करंट सेम होता है, और पैरेलल में करंट डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं इसका, कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैम्प व्हेन लिट। अब इसमें हमें करंट बताना है। देखिए जब 12 ओम वाले लैम्प जो है वो कब ऑन होंगे, जब ये स्विच A2 से कनेक्ट होगा। हमें इसका ओम्स लॉ याद रखना है, V इक्वल्स टू IR। इसमें I की वैल्यू पूछी है और V की वैल्यू हमें पता है 12 वोल्ट होगी क्योंकि सेम होती है, और R की वैल्यू 12 है ही। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, I इक्वल्स टू V/R, 12/12 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एम्पियर, तो दोनों में 1 एम्पियर करंट जाएगा। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार कि 12 ओम लैम्प जब भी ऑन होगा तो स्विच A जो है वो 2 से कनेक्ट होगा। समझ आ गया? V की वैल्यू जो है वो 12 वोल्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में बैटरी के साथ। तो जब सारे के सारे बैटरी के साथ पैरेलल में, V की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू भी पता है, 12/12 है, तो 12/12 1 एम्पियर हमारे पास आंसर। दोनों में I की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। अब नेक्स्ट B पार्ट करते हैं इसका, इन ईच 4 ओम लैम्प व्हेन लिट। 4 ओम लैम्प कब ऑन होगा, ये हमने पहले देखा था कि जब स्विच A3 के साथ कनेक्ट होगा, और इसके अंदर सेम ओम्स लो लगाएंगे, I इक्वल्स टू V/R। V की वैल्यू हमेशा 12 रहेगी क्योंकि पैरेलल में, बहुत बार बता चुका। R की वैल्यू 4 रहेगी, 4 ओम 12/4 3 एम्पियर। समझ आ गया? तो इसके अंदर करंट 1 एम्पियर था, इसके अंदर करंट 3 एम्पियर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का चॉइस पार्ट है, शो विद कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प 4 ओम और 12 ओम हैज द हाईएस्ट पावर। हमें कैलकुलेशन के साथ बताना है कि जो लैम्प 4 ओम का है और 12 ओम का है, इनमें से हाईएस्ट पावर किसकी है। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ऑल लैम्प्स आर इन पैरेलल एंड हैंड सेम V फॉर ऑल लैम्प्स। हमें ये बात भी पता है कि सारे के सारे पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सबका सेम पोटेंशियल होगा। तो P का फॉर्मूला होता है V²/R। R की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 4 ओम और 12 ओम, और V की वैल्यू सेम होती है 12 वोल्ट। तो हम निकाल लेंगे 4 ओम के लिए। 4 ओम के लिए क्या होगा रेजिस्टेंस 4 ओम, P की वैल्यू 12 × 12/4 36 वाट पावर आ गई। और सेम यहाँ पे 12 ओम्स के लिए P की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 ओम रखने के बाद 12 वोल्ट। 4 ओम वाले की पावर ज़्यादा और 12 ओम वाले की पावर कम है, हेंस 4 ओम लैम्प्स विल हैव हायर पावर। इसका एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। इसका और मेथड, अगर यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है लेके अगर बाई चांस MCQ में आ जाता है तो हमें ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल्स टू V²/R। इसके अंदर V जो है वो सेम है और जो P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इन्वर्सली मतलब क्या होता है कि जिसका R कम उसका पावर ज़्यादा, जिसका R ज़्यादा उसका पावर कम। तो R कम किसका है, 4 वाले का है, तो 4 बस खत्म। R डिक्रीज मीन्स पावर इंक्रीज। तो 4 और 12 में से 4 कम है तो उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। अगर कैलकुलेशन यहाँ नहीं लिखी और सिर्फ MCQ में है तो इतने कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ इतना दिमाग लाना है जिसकी रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपका सेक्शन E कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ आपका पूरा सैम्पल पेपर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।